क्लास साइंस। तो देखो मैंने बताया था कि जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। ये लास्ट क्लास में मैंने बातें बताई थी। अब हम देखेंगे कि जो मेटल होता है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। कुछ मेटल तुमने ये देख लिए कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें खुला छोड़ा भी नहीं जा सकता, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। कुछ मेटल होते हैं नॉर्मल, जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह। और कुछ होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव, जैसे कि हमारा गोल्ड। सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल माना जाता है गोल्ड, जो बहुत ही कम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये सारे मेटल किसके साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार हो गए? वाटर के साथ। ठीक है, तो अब अगला तुम हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, वो थी रिएक्शन मेटल की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मेटल की किसके साथ? वाटर के साथ। तो लिखो सब हेडिंग बनाकर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब हम रिएक्ट करने वाले हैं वाटर के साथ। तो देखो वाटर के साथ का जो एक्सप्लेन है ना रिएक्शन का, वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये तुम्हारा 2008 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है ये वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूले से क्या होता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। देखो, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा, लिख लो हेडिंग के अंदर, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो दो कंपोनेंट बनाएगा। पहला तो वही है मेटल ऑक्साइड, जैसे पहले बना रहा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर। और एक गैस हमेशा निकालेगा, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो शॉर्ट में लिख लेना H2। मतलब जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो दो चीजें जरूर बनाता है, एक तो मेटल ऑक्साइड और एक कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। पेपर में कई बार आ चुका है कि जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, एक नंबर में आया है, जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उस गैस का नाम बताओ जो गैस रिलीज होती है। तो उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, रिएक्टिविटी टेबल देखो आनी ही चाहिए तुम्हें। रिएक्टिविटी टेबल समझ में आनी ही चाहिए, बिना रिएक्टिविटी टेबल के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर कोई बात नहीं, इतनी बातें तो तुम्हें अब बिना बुक खोले याद हो गई होंगी कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि उसको खुला एटमॉस्फेयर में रख भी नहीं सकते, नुकसानदायक है। मैंने बताया था ना, आग लग जाएगी अगर उसको तुमने एटमॉस्फेयर में खुला रख दिया, तो बस्ट हो सकता है मामला। तो पेपर में आता है कि जो सोडियम है और जो पोटेशियम है वो कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, या स्टीम के साथ, मतलब पानी की भाप। तुम खुद सोच समझ कर बताओ। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मतलब इतने रिएक्टिव कि इनकी जो रिएक्शन होती है ना हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि शायद शायद अगर रिएक्शन में लापरवाही कर दी तो तुम्हारे हाथ पैर जल सकते हैं, इतनी ज्यादा। ठीक है, तो तुम खुद सोच समझ कर बताओ कि अगर सोडियम और पोटेशियम मेटल को रिएक्ट करवाना है तो तुम कौन से वाटर के साथ रिएक्ट कराना पसंद करोगे? हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, या स्टीम? स्टीम तो वेपर है। ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वो कोल्ड के साथ भी बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेंगे, और गलती से भी हॉट वाटर और स्टीम के साथ तो रिएक्ट मत करवा देना, क्योंकि वही वाली बात है जैसे मैंने बताया था ना, सोडियम और पोटेशियम को खुला नहीं छोड़ सकते। अगर गलती से तुमने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया तो टेस्ट ट्यूब फट गई, समझो।
ठीक है। तो पेपर में आता है कि सोडियम और पोटेशियम को हॉट वाटर के साथ और स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करवाते हैं और कोल्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्ट करवाते हैं। तो तुम्हें रीजन यही देना है, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देयरफॉर दे कैन नॉट बी रिएक्टेड डायरेक्टली विद हॉट वाटर एंड स्टीम वाटर, देयरफॉर वी कैन रिएक्ट इट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है। तो ठंडे पानी के साथ भी पता है रिएक्शन कितनी तेजी से हो जाती है। जब इन सोडियम पोटेशियम को ठंडे पानी में मिलाया जाता है ना, ठंडे पानी को जरा तुम अब टच करके देखो, उंगली डुबो के देखो, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। मतलब ठंडा पानी भी कैसा हो जाएगा, बहुत ही गर्म, क्योंकि ये दुनिया भर की क्या निकालती, हीट। जैसे सोडियम और पोटेशियम उस ठंडे पानी में भी, बर्फीले पानी में भी रिएक्ट करेंगे ना, तो भी क्या निकलने लगेगी, भाप। ठीक है। तो पहले नंबर 1 के अंदर लिखो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली। देखो वायलेंटली का मतलब वैसे तो इंग्लिश में समझो तो हिंसक रूप से होते नहीं, जो लड़ाई दंगे पर उतर आते हैं, कहते नहीं ये तो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हिंसा, लड़ाई झगड़ा वगैरह। लेकिन यहाँ पर वायलेंटली का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर वायलेंटली का मतलब है कि जैसे सोडियम और पोटेशियम को ठंडे पानी में भी डाला जाता है ना, उनकी रिएक्शन वायलेंटली होती है, बहुत तबीयत से, तेजी से, तुरंत। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट वायलेंटली with cold water. Sodium and potassium react violently with cold water. This reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic. Highly exothermic. Highly exothermic. ठीक है। अब रिएक्शन लिख लो। तो देखो सोडियम, फिर लिया हमने वाटर। रिएक्शन नोट कर लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सोडियम वाटर के साथ मैंने बताया था ना, एक तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, तो यहां पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और एक गैस रिलीज हो जाती है, कौन सी गैस, H2। और साथ में एक चीज मत भूलना, प्लस लगाना। देखो उधर स्पेस कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं, तुम्हें उधर ही लिखना है, लेकिन लिख लो हीट एनर्जी। दुनिया भर की क्या निकलती है भाई, बोलो, हीट एनर्जी। और इसीलिए ये रिएक्शन वायलेंटली होती है। वायलेंटली का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। ठीक है। एक और लिख लो, पोटेशियम वाटर के साथ, फिर से वही मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और कौन सी गैस अलग हो जाएगी भाई, H2, और प्लस कर देना क्या, हीट एनर्जी। मैंने शॉर्ट में लिखा है He, तुम शॉर्ट में मत लिखना कभी, तुम भी हीट एनर्जी को शॉर्ट में लिख दो He। हाँ, मेरे करने से पहले इस रिएक्शन को बैलेंस्ड कर लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुम लोगों को बैलेंस्ड करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर फिर भी किसी रिएक्शन में कंफ्यूजन हो जाती है बैलेंस्ड करने में, तो तुम लोग मुझसे क्लास में खुलकर वो टॉपिक क्लियरली पूछ सकते हो। मेरे पास दुनिया भर की क्वेश्चन है बैलेंस्ड करने की वीडियो, तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें बैलेंस्ड करना आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल अगर तुमने खुद से करी है तो अच्छी बात है वीडियो पोस्ट करके, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं अब। तो देखो एक तो इसमें आएगा यहाँ पर 2, और एक इधर 2 आएगा भाई, और एक 2 इधर आएगा। ठीक है। तो देखो टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम लोगों की है, तुम लोग अपनी मेहनत से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना मैं तो भाई देख के उतार ही देता हूं, है ना।
अगर समझना चाहते हो तो पूछ सकते हो, है ना। लेकिन ये पुराना टॉपिक है इसलिए मैंने देखकर नोट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो तुम लोग ये टॉपिक खुलकर पूछ सकते हो। तो दोनों रिएक्शन नोट कर लेना, पेपर में कई बार आ चुकी है सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ, और वो रीजन भी पूछते हैं कि हम इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट क्यों करते हैं। तो तुम रीजन बता पाओगे ना भाई? अब बहुत ही अच्छे, बताना भी चाहिए, ठीक है। अब लिखो नंबर 2। अब कुछ और मेटल देखते हैं। तो देखो सोडियम और पोटेशियम तो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए उनको तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ एलिमेंट बिल्कुल शरीफ होते हैं मेरी तरह, ना ज्यादा हाईली रिएक्टिव ना ज्यादा लेस रिएक्टिव। नॉर्मल वाटर भी मिल रहा है ना रूम टेम्परेचर पर, मतलब अगर ऐसा वाटर है जो रूम टेम्परेचर पर है, मतलब जैसा टेम्परेचर तुम्हारा रूम का है वही टेम्परेचर उस वाटर का है, तो उस पानी के साथ भी बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ठीक है। तो नंबर 2 लिखो। नंबर ध्यान रखना, देखो अपनी टेबल के अंदर, रिएक्टिविटी टेबल के अंदर सोडियम और पोटेशियम से नीचे आता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी कम होती है। ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। लिखो कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम रिएक्ट with water at room temperature, with water at room temperature, मतलब वो वाटर जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल वाटर एट रूम टेम्परेचर। लिख लो दिस रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक, ये नहीं होती एक्सोथर्मिक, नॉर्मल है ये तो। दिस रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो लिख लो इसकी रिएक्शन भाई, कैल्शियम H2O के साथ रिएक्ट करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये सिंबल याद रखने हैं भाई, ये क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को भी बैलेंस्ड कर लेना, बढ़िया रहेगा कि तुम खुद अपनी मेहनत से इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करो, अच्छी बात है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, बेशक ये टॉपिक पुराना है, बैलेंस्ड करने का चैप्टर 1 में आया है, चैप्टर 2 में आया है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो तुम दिल खोलकर मुझसे बैलेंस्ड का टॉपिक दोबारा से पूछ सकते हो। फिलहाल यहाँ पर 2 आएगा बस, फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। अब मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताता हूं। पता है ये जब कैल्शियम को पानी के अंदर मिला दिया जाता है, नॉर्मल वाटर के अंदर मिला दिया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस के ना बुलबुले निकलने लगते हैं। हाइड्रोजन गैस के पानी के अंदर क्या क्रिएट होने लगते हैं, बबल्स क्रिएट होने लगते हैं। पेपर में आता है कि ये बबल जो निकल रहे हैं, ये बबल के अंदर कौन सी गैस है। पहली बात तो तुम्हें बता देना है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि पानी के ऊपर बुलबुले आने लगते हैं तो जो कैल्शियम होता है ना थोड़ा बहुत, ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। पानी के ऊपर है ना कैल्शियम की परत सी बन जाती है, पानी के सरफेस के ऊपर क्या बन जाती है, कैल्शियम की एक लेयर बन जाती है। तो पेपर में यही आता है कि कैल्शियम की लेयर क्यों बन जाती है और उस बुलबुले के अंदर कौन सी गैस होती है। तो ये बातें ना नोट में लिख लो, और ध्यान रखना टेस्ट में आएगा, तुम लोग पूछोगे कि इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, फिर नहीं बताऊंगा मैं। तो कैल्शियम तभी फ्लो करता है, तैरने लगता है पानी के ऊपर, जब पानी के अंदर क्या बनने लगते हैं, बुलबुले, और उन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो कैल्शियम तैरने लगता है पानी के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफी हल्की होती है इसलिए। तो लिखो नोट के अंदर, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, खुद से लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम स्टार्ट्स
floating because the bubbles of hydrogen gas, because the bubbles of hydrogen gas formed, बोर्ड पे लिखा हुआ है, formed to the surface of the metal, formed to the surface of the metal, to the surface of the metal. मेटल मतलब कैल्शियम, मतलब कैल्शियम के ऊपर है ना वो हाइड्रोजन गैस के बबल चिपक जाते हैं और उसकी वजह से वो कैल्शियम भी तैरने लगता है। कैल्शियम नहीं तैर रहा, बबल्स तैर रहे हैं। वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो गैस हल्की होती है पानी के मुकाबले, तो वो गैस के बबल है ना पानी के ऊपर आने लगते हैं, तैरने लगते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम भी तैरने लगता है। यही रीजन तुम्हें अगली रिएक्शन में भी देना है, ठीक है। तो देखो ये तो रिएक्ट कर गया नॉर्मल वाटर के साथ, देखो कितना फर्क है इन सब चीजों में जो मैं बता रहा हूं। अब एक तो है जिसे गर्म पानी की भी जरूरत नहीं है, जरूरत क्या नहीं है, गलती से डाल भी मत देना, इसे नॉर्मल वाटर की भी जरूरत नहीं है। ये कह रहा है पानी जितना ठंडा होगा ना उतना बढ़िया है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। सोडियम पोटेशियम को कोल्ड के साथ रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि ये कोल्ड के साथ भी कर लेगा बहुत तबीयत से। कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करने पर ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा, ये कहता है मैं कोल्ड के साथ नहीं रिएक्ट करूंगा, कम से कम पानी रूम टेम्परेचर पर तो हो, इतना गर्म हो, इतना गर्म हो कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो, ठंडे में रिएक्ट नहीं करेगा ये कैल्शियम। और अब आ रहा है मैग्नीशियम, वो कह रहा है कोल्ड के साथ तो भूल ही जाओ, मैं तो इतना कम रिएक्टिव हूं। अपने टेबल में देखना, अपने टेबल में देखो जरा, मैग्नीशियम कैल्शियम से भी नीचे आता है, मैग्नीशियम कैल्शियम से भी नीचे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है कैल्शियम से भी और सोडियम से भी बहुत ही कम रिएक्टिव है। ये कोल्ड के साथ तो रिएक्ट करेगा, ये तो भूल ही जाओ, रूम टेम्परेचर पे भी नहीं रिएक्ट करेगा। इसको रिएक्ट करवाना है तो पानी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हॉट, गर्म करना पड़ेगा। पानी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके तो ये रिएक्ट करना शुरू करेगा, वरना इसकी रिएक्शन भूल जाओ, ठीक है। तो देखो एक तो है जो बुरी तरह रिएक्ट कर रहा है कोल्ड के साथ, और एक वो है कह रहा भाई पहले गर्म कर पानी तब जाके रिएक्ट करूंगा, ठीक है। तो फिर लिखो तीसरा पॉइंट, लिखो मैग्नीशियम के लिए। पता है ये क्यों हो रहा है, पानी के अलग अलग नेचर के साथ क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि इनका नेचुरल नेचर है ही ऐसा, इतने कम रिएक्टिव होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड में तुम कुछ भी कर लो, गोल्ड में चाहे तुम भाप बनाओ, चाहे हॉट बनाओ, चाहे कोल्ड बनाओ, गोल्ड तो करेगा ही नहीं। गोल्ड तो इतना कम रिएक्टिव है, 1 महीने तक भी उबलते हुए पानी में छोड़ दोगे ना गोल्ड को, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 1 महीने के लिए खुला छोड़ दोगे, मतलब फ्रिज पे खुला रख के छोड़ दो गोल्ड, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो माना जाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ना के बराबर। 1 साल में थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसके ऊपर, 1 साल में, और यहां पर तो सेकंडों में फर्क आ जाता है। सोचो 1 साल और 1 सेकंड, कितनी बड़ी बात है ना। लिखो तीसरे पॉइंट में, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, है ना, ठंडे पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई बहुत ही कम रिएक्टिव है ये उतना रिएक्टिव नहीं है जितने सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये उतना रिएक्टिव नहीं है जितना कैल्शियम होता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट with cold water, only with hot water, only with hot water, है ना, गर्म पानी के साथ, only with hot water। और इसमें भी वही वाला रीजन है,
इसमें भी जब हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस के बबल निकलने पर मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। तो सेम रीजन पेपर में अगर आ जाता है कि मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करता है, तो तुम्हें वहां पर जो मैंने अभी अभी लिखवा कर आया हूं ना नोट में कैल्शियम के लिए, उस नोट में से कैल्शियम वर्ड हटा देना और मैग्नीशियम वर्ड लगा देना, सेम रीजन आएगा, समझ गए ना। कैल्शियम क्यों तैरता है अगर पेपर में आता है तो भी वही रीजन देना है, मैग्नीशियम क्यों फ्लोट करता है तो भी वही रीजन देना है, फर्क नहीं है। तो अब रिएक्शन लिखनी है ना, मैंने लिखवाया ओनली विद हॉट वाटर। तो रिएक्शन है भाई, बहुत ही आसान रिएक्शन है। मैग्नीशियम H2O के साथ ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस, हाइड्रोजन, है ना। अच्छा, ये कंपाउंड के नाम तुम्हें ध्यान रखने, घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी रिएक्शन समझ में आएंगी। जब हम मैग्नीशियम को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, नेचुरली यही बनता है। और तुम्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पहले से ही याद है ना, चैप्टर 1 में कितनी बार आ गया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चैप्टर 2 में कितनी बार आ गया था, है ना। मैग्नीशियम H2O के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस कर लो, तो देखो यहां पर आएगा 2। तो नोट कर लेना, है ना। अब देखो, कोई ठंडे पानी के साथ हो रहा है, कोई नॉर्मल वाटर के साथ हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे लिए पानी गर्म करो, और कोई ऐसा होता है जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। बताओ, तुम सोच रहे होंगे जब पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता तो अब मैं इस हेडिंग के अंदर पढ़ाऊंगा क्या, जबकि हेडिंग तो ये चल रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, है ना। कोई बात नहीं, ध्यान रखना, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम, वेपर, ये भी तो पानी की फॉर्म होती है, ये भी तो वाटर की एक फॉर्म होती है ना, स्टीम। अब जो मेटल मैं बताऊंगा वो भाप के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं, आयरन। तुम्हें मालूम है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, मतलब अगर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं तो लोहे पर भी क्या लग जाती है, जंग, है ना, रस्टिंग लग जाती है। तुमने देखा है कई बार, कभी भी लोहे की कील लो, उस पर पानी मत डालो, कभी भी मत डालो पानी, एक हफ्ते के लिए लोहे की कील को कहीं पर भी छोड़ दो, पानी मत डालो, उस पर फिर भी जंग लग जाएगी, ठीक है, रस्टिंग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर भी थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, पानी के थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना। तो उसकी वजह से आयरन पर भी क्या लग जाती है, रस्टिंग। खैर, अब मैं वो मेटल लिखवा रहा हूं जो पानी की कौन सी फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। तो लिखो चौथा, लिखो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉमा, आयरन एंड जिंक। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन and zinc. Metals like aluminium, iron and zinc do not react with hot and cold water. ना तो ये hot के साथ react करते हैं, ना ही ये cold के साथ react करते हैं। Do not react with hot and cold water, but they react with steams. स्टीम्स मत करना, स्टीम लिखना, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और आयरन बोला है ना, रिएक्शन लिख लो इनकी। अब लिखो एल्यूमिनियम H2O के साथ, क्योंकि भाई मैं बार बार बोल रहा हूं स्टीम, वेपर की फॉर्म में रहेगा तो पानी ही, भाई भाप के अंदर क्या कुछ और बन जाता है, भाप के अंदर भी क्या होता है, पानी ही तो होता है। तो सिंबल तो ये डालूंगा ना H2O। वो बात अलग है कि ये जो पानी है ये वेपर की फॉर्म में होगा, मुझे मालूम है, मैंने लिख तो दिया नीचे स्टीम, लेकिन रहेगा तो H2 ही, या CO2 बन जाएगा वेपर में जाते ही, नहीं,
वेपर है, गैसियस फॉर्म में है, लेकिन है फिर भी वाटर। हाँ, रिएक्ट करने के बाद मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान रखना, Al2O3। इस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है Al2O3। ठीक है। हर रिएक्शन को बैलेंस करना भाई जरूर। तो देखो इसमें आएगा 2 3 3 2 3 3, है ना। एक को लिख लो, लिखो Fe। Fe तुम्हें मालूम है ना किसका सिंबल होता है, आयरन का। और H2O, तो रिएक्ट करने पर Fe3O4 प्लस H2। तो देखो अगर मैं ये बैलेंस करने वाला काम डायरेक्ट कर रहा हूं तो कोई परेशानी तो नहीं है, बैलेंस करने का काम तुम्हें आना चाहिए। और अगर फिर भी बैलेंस करने का काम तुम्हें नहीं आता है, ये खुद से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो फिलहाल तो नोट कर लो, बाकी तुम क्लास में फिर मुझसे वो बैलेंस का टॉपिक पूछ सकते हो। मैंने इन्हीं रिएक्शन को, 2 मिनट का काम है, बस इन्हीं रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा दूंगा। जैसे कि देखो मैं इसी के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ, बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ Fe, आयरन यहां पर कितने हैं, नीचे आयरन का कितना एटम दिखाई दे रहा है, एक ना। यहां पर देखो आयरन की कितने एटम है, 3। देखो नीचे क्या लगा हुआ है, 3। तो 3 ही इधर करने, 3 से मल्टीप्लाई दे दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बताओ हाइड्रोजन के यहां पर कितने हैं, 2। देखो 2 एटम लग रहे हैं ना नीचे, 2 हैं। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। यहां पर भी 2 हैं। मतलब हाइड्रोजन के तो दोनों साइड में एटम बराबर हैं, तो हाइड्रोजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इधर देखो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 1। और यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो इधर भी 4 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई दे दी। लेकिन जरा गौर करो, हाइड्रोजन अब यहां पर कितने हो गए, देखो 2 यहां पर है, 4 यहां पर है। 4 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए, 8। अब उधर देखो, उधर, इधर भी 2, इधर 2 हैं और इधर 8 हो गए, तो उधर भी तो 8 बनाने पड़ेंगे। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई दे दो ताकि हाइड्रोजन कितने बन जाए, 8। तो 3 4 4। इस तरह से इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बैलेंस्ड। तो बैलेंस करने का काम तुम मुझसे अलग से क्लास में पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। वैसे तो चैप्टर 1 का पार्ट है ये। तो देखो कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कि हमारा गोल्ड। जैसे कि हमारा गोल्ड, कॉपर, कॉपर भी नहीं रिएक्ट करता, पानी का कुछ असर नहीं होता उस पर। तुम हर समय उसे पानी में डुबोए रखो, गर्म पानी में रखना है गर्म में रखो, भाप वाले भाप में रखना है भाप में रखो, स्टीम में मतलब ठंडे पानी में रखना है ठंडे में रखो, कॉपर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। करके देख लो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो उन मेटल्स के नाम लिख लो जो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। पेपर में आ चुका है कई बार कि 2 मेटल के नाम बताइए जो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो लिखो नोट के अंदर, मेटल्स लाइक लेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेटल्स लाइक लेड कॉमा कॉपर कॉमा सिल्वर, मेटल्स लाइक लेड कॉमा कॉपर कॉमा silver and gold do not react with water. Copper, silver and gold do not react with water. Do not react with water. तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Do not react with water at all, कभी भी, है ना। at all जरूर लगा देना, at all, है ना। at all का मतलब है कभी भी नहीं, है ना।
तो तुम्हें याद होगा कि चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में, है ना। एसिड क्या चीज होते हैं, बेसिक क्या चीज होते हैं और सॉल्ट क्या चीज होती है। मुद्दे की बात है एसिड। तुम्हें याद होगा मैंने चैप्टर 2 में ये पढ़ाया था कि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, है ना। लेकिन देखो, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करो, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करो, एक ही बात है ना। मेटल को एसिड के साथ चाहे एसिड को मेटल के साथ। तो वही टॉपिक अब यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तुम सोच रहे होंगे अगर वही टॉपिक यहाँ पर है तो फिर दोबारा क्यों पढ़े। सीधी बात है भाई, दोबारा पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों का तो फर्क होगा, होगा ना भाई। मैं मानता हूं 50% वही बातें होंगी लेकिन 50% जरूर अलग होगा, और ऐसा है 100% है अलग, तो कुछ तो फर्क होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या फर्क है। तो अब अगला सब हेडिंग डालना है, टॉपिक वही चल रहा है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखी, फिर हमने वाटर के साथ देखी, अब हम देखेंगे एसिड के साथ। तो एक सब हेडिंग बना दो, लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब भी ये वर्ड आ जाए ना एसिड, समझो खतरा। एसिड कहने का मतलब खतरा, ये बात तो तुम जानते हो। तो पहले इसका भी एक बेसिक फॉर्मूला लिख लो। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें हमेशा बनाता है, एक तो बनाता है सॉल्ट, एक क्या बनाता है सॉल्ट, और एक बनाता है हाइड्रोजन गैस। पेपर में ये भी आ चुका है, तुम्हें याद होगा चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो निकलने वाली गैस का बताइए कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का मतलब यहाँ पर वाला नमक मत समझना जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। ध्यान रखना, सिर्फ वही सॉल्ट नहीं होता है, दुनिया भर के ऐसे कई सारे सॉल्ट होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो एडिबल नहीं होते, उन्हें खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। लिखो नंबर 1, देखो फर्क क्या है जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ी है और जो यहाँ पर पढ़ने वाले, फर्क ये है वहां पर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान थोड़ी ना दिया था रिएक्टिविटी वगैरह, है ना। और ना ही मैंने कुछ बातें बताई थी कि कौन सी रिएक्शन विगरसली होएगी और कौन सी रिएक्शन स्लोली होएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं वो बातें साथ साथ बताता चलूंगा। तो फिर से वही वाले दो मेटल लेंगे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, याद हो गए होंगे भाई अब तक। तो कौन से होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनकी जो रिएक्शन होती है, पहली बात तो ये कि हाईली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि देखो एक तो तुम मेटल भी हाईली रिएक्टिव ले रहे हो, है ना। एक तो तुम सोडियम और पोटेशियम मेटल भी कैसा ले रहे हो, हाईली रिएक्टिव, और सब्सटेंस भी देखो क्या है, एसिड है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बात तो बनेगी, है ना। मेटल भी तुम्हारा हाईली रिएक्टिव, सब्सटेंस भी एसिड, दोनों के दोनों खतरा है ना। तो रिएक्शन कैसी होगी, विगरसली, बहुत तबीयत से, बहुत ही सावधानी से तुम्हें रिएक्शन करने की जरूरत है, वरना रिएक्शन इतनी गलत हो गई जरा सी भी तो टेस्ट ट्यूब फट सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करना, रिएक्शन लिखने से पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो रिएक्शन के बारे में, ठीक है। लिखो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद एसिड, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद एसिड सो विगरसली। बोर्ड पे लिखा हुआ है सो विगरसली, है ना। विगरसली का मतलब होता है बहुत तबीयत से, तेजी से, तुरंत रिएक्ट करेगी। एसिड पड़ा हुआ है उसमें जरा सा मेटल डाल के देखो, बस यूं ही घुलेगा मेटल, यूं, क्योंकि एसिड उसे नहीं छोड़ेगा और वो एसिड को नहीं छोड़ेगी, दोनों ही जबरदस्त है भाई। पोटेशियम एंड सोडियम react with acid so vigorously because these are most reactive metals, because these are most reactive
मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, है ना। अब रिएक्शन लिख लो। हाँ, रिएक्शन तो खैर वही है जो हमने पढ़ी है। लिखो पोटेशियम के लिए के। एसिड कौन सा लेना पसंद करोगे, तुम्हें मालूम है दुनिया भर के होते हैं, लेकिन वही लेंगे जो हमारे पेट में पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मालूम है ना, ये हमारे स्टमक की लाइनिंग में भी बनता है, बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है। और पेप्सिन को कैसा मीडियम बना कर देता है, ये एसिडिक, है ना। खैर बायो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पोटेशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तुम्हें मालूम है सॉल्ट बनाएगा KCl, और कौन सी गैस निकलेगी, H2, ठीक है। एक और लिख लो, इस बार सोडियम, एसिड यही ले लो HCl, तो इस बार बनेगा सोडियम क्लोराइड, और कौन सी गैस निकलेगी, H2, ठीक है। हाँ बैलेंस करो भाई, बैलेंस करना आसान है। एक तो यहाँ पर 2 आएगा, एक यहाँ पर 2 आएगा, और एक यहाँ पर 2 है, ठीक है। और जी भाई एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वॉयलेंटली होती है, बहुत ही ज्यादा विगरसली होती है। और अगर पेपर में आता है क्यों, तो तुम बता दोगे ना क्यों। ऐसा तो नहीं है कि अब भी नहीं बता पाओगे, फिर तो मेरा पढ़ाया हुआ भी बेकार है, अगर तुम अभी भी नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। तो अब वो एलिमेंट देखते हैं जो इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा कैल्शियम रिएक्ट करता है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से ये करते हैं, क्योंकि ये तो भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये तो करेंगे ही करेंगे तेजी से, है ना। अब लिखो नंबर 2, लिखो कैल्शियम रिएक्ट विद एसिड, कैल्शियम, कैल्शियम भी रिएक्ट करता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम रिएक्ट विद एसिड vigorously, calcium react with acid vigorously, but less than sodium and potassium. Calcium react with acid, calcium react with acid vigorously, react with acid vigorously, बट लेस देन पोटेशियम एंड सोडियम, है ना। मतलब विग्रसली होती है रिएक्शन, लेकिन उतनी नहीं, उससे कम, सोडियम और पोटेशियम से कम। रिएक्शन लिख लो। एसिड वही ले लो भाई अपना पुराना HCl, HCl जिंदाबाद। लिखो कैल्शियम क्लोराइड, H2, है ना। तो देखो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 आएगा बस, है ना, बाकी और कुछ नहीं आएगा ना। लिख लिया करो, देखो बार बार। ये बन रहा है हमारा सॉल्ट, ऊपर जो भी 2 बने थे ना बीच में, वो भी सॉल्ट थे। ये क्या था हमारा मेटल, और ये क्या चीज है हमारी, एसिड, ठीक है। अब लिखो तीसरी, ठीक है, जिनकी रिएक्शन और भी स्लो होती है, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम वगैरह, जिंक वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, है ना, इनकी रिएक्शन और भी स्लो होती है। लिखो थर्ड पॉइंट में पहले लिखो सम मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, सम मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, आयरन react less vigorously, react less vigorously, less vigorously, ठीक है। अब सबकी लिख लो धड़ाधड़। मेटल ले लिया Mg, एसिड वही ले लो अपना, और तुम्हें मालूम है क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और कौन सी गैस, H2। एक दो लिख लो भाई, आयरन वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह की लिख लो। आयरन की लिख लो पहले, Fe plus HCl
इनको भी मैं बैलेंस करवाऊंगा भाई, और खुद से करोगे तो बहुत ही अच्छा है। H2 जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड प्लस H2, है ना। एक और ले लो, एल्यूमिनियम की ले लो। एल्यूमिनियम प्लस HCl प्लस H2, है ना। तो देखो बैलेंस्ड कर देता हूं। देखो इसमें तो आसान है, इन तीनों में यहां पर 2 आएगा बस, जहां तक है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा लगेगा, यहां पर एक तो इधर 2 आएगा और एक इधर आएगा और एक ये इधर आएगा और एक इधर आएगा। बताओ, भरपूर मात्रा में आ रहे हैं इसमें। तो देखो बेशक मैं रिएक्शन के अंदर से देखकर बैलेंस कर देता हूं, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बैलेंस्ड वाला टॉपिक मुझसे खुलकर अलग से भी पूछोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम लोगों को बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें पूछना पड़ेगा। अगर तुम पूछोगे ही नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करने वाला टॉपिक, ही अगर कोई रिएक्शन ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आ रही है बैलेंस करने में, खुद नहीं कर पा रहे हो मतलब, तो उस प्रॉपर रिएक्शन को तुम दोबारा से मुझसे बैलेंस करवा सकते हो। मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड बस। तो 15 सेकंड क्या, मैं तुम लोगों को 15 मिनट भी दे सकता हूं, मतलब कि मैं तुम्हें 15 225 इक्वेशन, 100 इक्वेशन बैलेंस्ड करवा सकता हूं फटाफट, है ना। तो तुम क्यों नहीं पूछोगे, जरूर पूछो, है ना। तो देखो ये तो वो मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अभी भी ना कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। बताओ, जिनका एसिड भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। बताओ, ये तो हद ही हो गई, इतने कम रिएक्टिव, इतने कम रिएक्टिव जिनका एसिड भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। बताओ, एसिड ने लोहे को भी नहीं छोड़ा, लोहे पे गिरा उसके साथ भी रिएक्ट कर गया, लेकिन अभी भी कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन से हैं, वो ये हैं। नोट के अंदर लिखो उन नमूनों के नेम, क्या क्या नाम है उनके। तो लिखो, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि एसिड। मरकरी, कॉपर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, कॉपर, सिल्वर do not react with hydrochloric acid, do not react with hydrochloric acid, do not react with hydrochloric acid। तो देखो फिलहाल तो हमने एक एसिड लिया है, लेकिन हम इन मेटल की रिएक्शन दूसरे एसिड के साथ भी करवा के देख सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सारे मेटल इसी एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। भाई ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, अब तुम खुद ही सोचो, दुनिया भर के एसिड होते हैं, क्या सबके साथ रिएक्शन कर पाना 10th क्लास में पॉसिबल है? फिर तो मैं रिएक्शन ही पढ़ाता रह जाऊंगा, है ना। और भी टॉपिक तो पढ़ने हैं भाई, मेटल की एसिड के साथ पढ़ रहे हैं तो क्या हर एक एसिड के साथ करते रहेंगे बैठकर? इतना नहीं घुसना है। मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, एसिड बेसिस नहीं पढ़ रहे हैं।